जय हिंद। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन मैथ्स वन में। आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। क्या मतलब होता है? संभावना। और प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला टाइटल पढ़ेंगे हम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, एन एक्शन रिजल्टिंग टू और मोर आउटकम्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। मतलब कोई भी क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक परिणाम प्राप्त हो हम उसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उसे प्रयोग कहते हैं। एक्सपेरिमेंट दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है डिटरमिनिस्टिक, एक डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होता है और एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटरमिनिस्टिक जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो लैब में किए जाते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, आपने सोडियम और क्लोरीन मिलाया तो सोडियम क्लोराइड बन गया। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या क्या होते हैं कि जैसे कि आपने किसी पासे को उछाला, ठीक है। अब पासे को उछाला तो अंक एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है। डेफिनेट नहीं होता है कि होगा क्या। तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा रैंडम एक्सपेरिमेंट पे की जाती है, ठीक है, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट पे नहीं। चलिए आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइटल है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है? मैं थोड़ा छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस। जितने भी संभव परिणाम होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में वो सैंपल स्पेस कहे जाते हैं। जैसे कि थ्रोइंग अ डाइस, अगर आप एक डाइस को थ्रो करते हैं तो आप देखेंगे 6 सैंपल स्पेस मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 6 देखेंगे। एक आएगा, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है और 6 आ सकता है। तो ये हो गए सैंपल स्पेस। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जितने भी संभव परिणाम होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में वो सैंपल स्पेस कहलाते हैं। इसे हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, ठीक है। तो एक पासे को चला जाएगा, कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? 6। 1 2 3 4 5 6, है ना। अगर आपसे कोई, ये सैंपल स्पेस है, क्या है? सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 6। कितने? 6। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। अगर आपने किसी क्वाइन को थ्रो किया तो आप बोलेंगे क्वाइन को थ्रो करने पर हेड या टेल आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है। तो ये हेड या टेल आना, ये क्या है? ये इसके सैंपल स्पेस है। एक कॉइन को थ्रो करेंगे तो अधिकतम दो ही चीज आ सकती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल आउटकम्स जितने भी बनते हैं, आउटकम्स जितने भी परिणाम बनते हैं वो सैंपल स्पेस कहलाता है। एक सिक्के को उछालने पर सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? 2। ऐसे अगर दो सिक्के को उछाल दिया जाए, है ना, तो आप कहेंगे सैंपल स्पेस बनेंगे 4, क्योंकि 2 की पावर n। अगर n सिक्कों को उछाला जाता है तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर n। चाहे n सिक्कों को एक बार उछाला जाए और चाहे n सिक्कों को आप एक बार उछालें और चाहे एक सिक्के को n बार उछालें, जो परिणामों की संख्या होगी वो 2 की पावर n ही रहेगी, ठीक है। अब अगर हम आपसे कह दें कि आप दो कॉइन्स को थ्रो कर रहे हैं ना, दो कॉइन्स को आप टॉस कर रहे हैं, तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? बोलेंगे या हो सकता है पहले में हेड आया हो और दूसरे में भी हेड आ जाए, या ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले में हेड आया हो लेकिन दूसरे में टेल आया हो, या ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले में टेल आया हो और दूसरे में हेड आया हो, या एक कंडीशन हो सकती है कि दोनों पर ही टेल आया हो। तो आप बोलेंगे टोटल जो आउटकम्स होंगे वो 4 होंगे। तो सैंपल स्पेस क्या है? ये बन गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई कहता है 3 कॉइन्स के लिए आप 3 कॉइन्स को उछालते हैं तब कितना बनेगा? तो आप बोलेंगे हेड हेड हेड, तीनों हेड हो सकते हैं, या हेड हेड टेल हो सकता है, या हेड टेल हेड हो सकता है, या टेल हेड हेड हो सकता है। एक कंडीशन ये बदल बन गई। अभी देखो हमने तीनों हेड लिए थे, फिर कितने लिए? 2 हेड लिए। अब हम एक हेड ले लेंगे, 2 टेल ले लीजिए। एक हेड 2 टेल, या आप कहेंगे अगला हो सकता है टेल हेड टेल, या अगला क्या हो सकता है? टेल टेल हेड, ठीक है। अब एक हेड है ना, अब एक भी हेड ना लो, मतलब तीनों टेल ले लीजिए। टेल टेल टेल, देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने कहा अगर 3 कॉइन्स को उछाला है तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 2 की पावर 3, इट मीन्स 8 बनेंगे। 8 बना दिए हमने।
अभी ये वाला आपको थोड़ा सा कम समझ आया होगा, बाकी 2 कॉइन्स के लिए, 1 कॉइन्स के लिए तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आए। अभी कोई कह देता 4 कॉइन्स के लिए, तब आपको थोड़ा तकलीफ होती है बनाने में, है ना। तो इस तकलीफ को दूर करने के लिए हम लोग ट्री डायग्राम का यूज करेंगे। किसका? ट्री डायग्राम का। चलिए देखते हैं ट्री डायग्राम क्या होता है। मान लीजिए आपको एक सिक्के के लिए बनाना है। किसके लिए? 1 कॉइन है। तो 1 कॉइन, अगर कॉइन को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस बनेगा हेड या टेल। 1 कॉइन्स के लिए हो गए। अभी 2 कॉइन्स उछालने। कितने कॉइन? 2 कॉइन। तो आप बोलेंगे कि अगर हेड आया तो कॉइन अगेन उछालना है, इसका मतलब फिर से हेड या टेल आ सकता है। अगर टेल आया होगा तो फिर से आपको कॉइन उछालना है, फिर से हेड या टेल आ सकता है। अब बनाइए सैंपल स्पेस, बोलेंगे ये हेड हेड या हेड टेल। ठीक, 2 बन गए, इसका काम खत्म हो गया। अब टेल हेड हो सकता है या टेल टेल हो सकता है। देखिए कितने बन गए? 4। 2 सिक्के थे, 4 आउटकम्स हुए। अभी 3 सिक्के उछाले जाएंगे तो 8 आउटकम्स होना चाहिए, है ना। चलिए 8 आउटकम्स बना लेते हैं। आउटकम्स का मतलब होता है परिणाम, ठीक है, जितने परिणाम प्राप्त होते हैं। अच्छा, आपने अगर सिक्के को एक बार उछाला तो या तो हेड देगा या तो टेल देगा। अगर हेड आया होगा तो आपको अगेन उछालना है, टेल आया होगा तब भी आपको उछालना है, क्योंकि आपको 3 बार उछालना है। अब इस कंडीशन में जब आपने दोबारा उछाल दिया तो फिर हेड या टेल आएगा। आप कहेंगे अगेन उछालने के लिए हेड या टेल करेंगे, हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल। ठीक है। अब पहली कंडीशन तो ये कि आप बोलेंगे पहला जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या होगा? हेड हेड हेड, हेड हेड हेड। दूसरा क्या हो सकता है? हेड हेड टेल। भाई इसका काम खत्म हुआ ना, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, इसका भी काम खत्म हो गया। अभी इसके साथ आ जाओ, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। ठीक है, अगला क्या बनेगा? अभी इसका काम खत्म। इधर देखो, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, इसका काम खत्म। टेल हेड टेल, ठीक है, इसका भी काम खत्म हो गया। अब इधर आ जाओ नीचे से, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, ठीक है, और इसके साथ आ जाओ, इसका भी काम खत्म। इधर देखो, टेल टेल टेल, तीनों टेल हो सकते हैं, टेल टेल टेल। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 8 हो गए। अगर और भी 3 सिक्के के लिए, बाकी आप 3 सिक्के के लिए आप बना लेंगे। 3 सिक्के के लिए क्या करेंगे? 3 सिक्के के लिए एक बार और हेड टेल आ जाएगा, इसमें भी हेड टेल आ जाएगा, ऐसे ही हेड टेल आ जाना है, ऐसे इधर भी हेड टेल आ जाना है, इधर भी हेड टेल, ऐसे हेड टेल हेड टेल हेड टेल। 4 सिक्के के लिए और बना सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, इसे कहते हैं ट्री डायग्राम। हम लोगों ने सैंपल स्पेस की बात कर ली, ट्री डायग्राम बनाना सीख गए। अभी पासा अगर आपने उछाला तो पासा एक बार उछाला तो क्या हो सकता है? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6। 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। ये एक पासे की ट्री डायग्राम है। ट्री डायग्राम, अगर मान लीजिए 2 पासे उछाले गए, ठीक, और पहली बार आपने उछाला तो 1 आ गया। अगर आप पहली बार उछालेंगे तो क्या आ गया? 1 आ गया। 1 आया तो आप फिर से उछालेंगे पासे को, तो इससे कितने आउटकम्स बनेंगे? 6 बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। या हो सकता है पहली बार उछालने पर क्या आया हो? 2 आया हो, तो भी आपको दोबारा उछालना है, इससे भी कितने बनेंगे? 6। तो इन सब से 6 6 6 बनेंगे ना। तो इससे 6 6 12 12 6 18 18 से 24 और 24 6 30 30 6 36। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 36। ये 2 पासों के लिए। ऐसे 3 पासों के लिए आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब अगर 1 पासे के लिए निकालना है तो 6 की पावर 1, 2 पासे के निकालना है तो 6 की पावर 2, और 3 पासे के लिए 6 की पावर 3, 4 पासों के लिए 6 की पावर 4। इतना बड़ा आता नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टाइटल है, हम लोगों ने सैंपल स्पेस के बारे में पढ़ लिया। अब जान लेते हैं कार्ड्स के बारे में, ठीक है। कार्ड्स, देखिए कार्ड्स 52 होते हैं टोटल, तो बाकी 2 और होते हैं जोकर कहते हैं, उसके हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। 52 कार्ड्स, इनका भी अलग अलग पार्ट होते हैं। एक होता है ब्लैक,
इधर होते हैं रेड, रेड होते हैं 26 और ब्लैक भी होते हैं 26। इनके भी दो पार्ट होते हैं, ठीक। कुछ लोग इसे हुकुम कहते हैं या कुछ लोग इसे काला पान कहते हैं, ठीक। इसे चिड़ी कहा जाता है, दूसरे टाइप का जो है ना। अंग्रेजी में इसे क्लब कहते हैं, CLUB, और इसे स्पैड कहा जाता है, ठीक। इसके 13 होते हैं, इसके भी 13 होते हैं, 13 13 26 हो गए। ऐसे ही रेड पे लाल पान आप कहते हैं, या अंग्रेजी में इसे हर्ट कहते हैं, ठीक। दूसरा होता है ईट, ईट या इसे डायमंड कहा जाता है, ठीक है। इसके भी 13 होते हैं, इसके भी 13 होते हैं। ये जो 13 13 13 आप देख रहे हैं, इन्हें डिनोमिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिनोमिनेशन। चलिए, इसमें इक्का होता है, बादशाह होता है, क्वीन होती है, गुलाम होता है, ऐसा, ठीक। ऐसे इसमें भी इक्का, बादशाह, बेगम आप कह सकते हैं, और गुलाम। ऐसे इसमें भी AKQJ, AKQJ। अच्छा, इनके भी अलग अलग नाम है, इनका भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है। अभी इन जो ये जो चार आपको 3 दिख रहे हैं, ठीक है, इन सब में चेहरे होते हैं, इसलिए इन्हें फेस कार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेस कार्ड, ठीक है। इन सब में चेहरे होते हैं, इसलिए इसने फेस कार्ड कहा जाता है। लेकिन अगर फेस कार्ड के साथ में आप इक्का को भी ऐड कर देते हैं, ए भी ऐड कर देते हैं, तब इसे कहा जाता है ऑनर कार्ड। क्या कहा जाता है? ऑनर, HONOUR, ऑनर कार्ड, ठीक है। जो इसके 13 13 होते हैं, इसके भी 13, इसके भी 13, इसके भी 13 होते हैं, और इसके भी 13 होते हैं। तो ये कहलाते हैं डिनोमिनेशन। क्या कहलाते हैं? डिनोमिनेशन, ठीक। तो कार्ड्स के बारे में जान लिया हम लोगों ने। अच्छा, आगे आते हैं। नेक्स्ट टाइटल है इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइटल है वो है इवेंट, ठीक है। इवेंट इज ऑलवेज सबसेट टू सैंपल स्पेस। इवेंट जो होती है वो ऑलवेज सबसेट होती है किसके? सैंपल स्पेस के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक कॉइन को थ्रो किया, सॉरी एक डाइस को थ्रो किया, एक डाइस को आप क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस कितना होगा? सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6। लेकिन आप कह रहे हैं जो इवेंट है, घटना है कि विषम अंक आना, तो विषम अंक आना 1 3 5 होगा, ये विषम अंक आना है। जरा देखो क्या इवेंट इस सैंपल स्पेस के अंदर है? आप देख रहे हैं 1 भी है, 2 भी, 3 भी है, और 5 भी है, देख पा रहे हैं। तो इवेंट जो है वो सबसेट किसके? सैंपल स्पेस का सबसेट है। मतलब इवेंट जो है सैंपल स्पेस के अंदर है। तो जब कोई चीज ये वाला इसके अंदर है, तो हम कहेंगे ये वाला इसके सबसेट है ना। तो इवेंट हमेशा सैंपल स्पेस के सबसेट होती है। चलिए, ये इवेंट के बारे में हो गई। और इवेंट के बारे में, एक इवेंट श्योर होती है, एक इम्पॉसिबल इवेंट होती है, और भी बहुत सारी होती है। हम क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है श्योर इवेंट का। श्योर इवेंट, अब श्योर इवेंट का हिंदी में मीनिंग होता है कि निश्चित घटना, निश्चित घटना। अब निश्चित घटना की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है? 1 होती है। निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जैसे कि हम आपसे कहते हैं एक कॉइन को आपने थ्रो, क्या कहते हैं, आपने कॉइन को उछाला, है ना। आपने एक कॉइन टॉस किया, ठीक। अब एक कॉइन टॉस किया और कहा जा रहा है, घटना है कि सिक्के पर हेड या टेल आना, सिक्के पर हेड या टेल आना। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी 1, प्रोबेबिलिटी 1 होगी। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली या सिक्के पर, सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये निश्चित है, ऐसी घटनाएं निश्चित घटनाएं कहलाती हैं कि एकदम तय है कि हेड आएगा या तो टेल आएगा। जैसे कि आपने कह दिया कि एक पासे को आपने थ्रो किया है ना, एक डाइस को आपने थ्रो किया और बोला कोई भी अंक आने की प्रायिकता, कोई भी अंक आने की प्रायिकता। तो एक अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/6। अंक 2 आने की प्रायिकता भी 1/6, या अंक 3 आ जाए उसकी प्रायिकता 1/6। ऐसे ही ठीक है, अंक 1 आने की प्रायिकता 1/6 होगी। या तो भाई एक बार थ्रो किया ना,
एक आ सकता है, या तो दो आ सकता है, या तो तीन आ सकता है, या चार, या पांच, या छह आ सकता है। तो आप कहेंगे प्रत्येक अंक के आने की प्रायिकता 1/6 होगी। तो अब जरा देखो, प्रत्येक अंक के आने की प्रायिकता 1/6, या तो एक आएगा, या प्लस लगा दिया, दो भी आ सकता है, या तो तीन आ सकता है, या चार आ सकता है, या पांच आ सकता है, या छह आ सकता है। टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा, 6/6। इसका मतलब कोई भी अंक आने की प्रायिकता कितनी निश्चित है, इसलिए प्रोबेबिलिटी 1 आ गई। क्या आ गई, 1। ठीक है, जब कोई भी इवेंट श्योर होती है, भाई आपने डाइस को थ्रो किया है तो ये तो एकदम डेफिनेट है ना कि कोई ना कोई अंक आना है, और आपसे कह रहा है कि कोई भी अंक आने की प्रायिकता, तो कोई भी अंक आने की प्रायिकता 1 हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेट है कोई ना कोई अंक तो आना ही होगा। अब हम आते हैं इम्पॉसिबल इवेंट पे। ठीक है, अगली जो इवेंट है वो है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे कि आपने एक डाइस को थ्रो किया, एक डाइस को थ्रो किया, तो एक डाइस को थ्रो करने पर आपसे कहा जा रहा है अंक 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो किसी भी डाइस को थ्रो करने पर अंक 7 आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो होता ही नहीं डाइस पे, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट होती है। इस प्रकार की इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, क्योंकि किसी भी डाइस पर अंक 7 नहीं आ सकता है ना, अंक 7 होता ही नहीं डाइस पर, तो ये तो असंभव घटनाएं हो गई। असंभव घटनाएं की प्रायिकता सदैव 0 होती है। आगे बताएंगे कैसे 0 हुई। ठीक, नेक्स्ट आइटम है एलिमेंट्री इवेंट। ठीक, एलिमेंट्री इवेंट, an event is called elementary event if it has a singleton set. An event called elementary event if it has a singleton set. Singleton set का मतलब ऐसी घटनाएं जिनमें केवल एक अवयव हो, ऐसी घटनाएं या जिनके सैंपल स्पेस में केवल एक ही अवयव हो। जैसे कि आपने एक डाइस को थ्रो किया तो टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इवेंट है अंक 2 आना, अंक 2 आना। तो अंक 2 आने की कितने सैंपल स्पेस होंगे, एक ही सैंपल स्पेस, अंक 2 आना। अंक 3 आना, एक ही सैंपल स्पेस होगा। अंक 4 आना, एक ही सैंपल स्पेस होगा। अंक 5 आना, एक ही सैंपल स्पेस होगा। अब आप देख रहे हैं ये एकल समुच्चय है, क्योंकि इस समुच्चय में केवल एक अवयव है, तो इस प्रकार के समुच्चय एकल समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, समुच्चय के बारे में जान लिया। अभी हमने कहा था कोई भी इवेंट एलिमेंट्री कहलाएगी यदि उसमें सिंगलटन सेट हो, मतलब एकल समुच्चय हो। अब आप देख रहे हैं इवेंट अंक 2 आना एकल समुच्चय है, इसका मतलब अंक 2 आना एलिमेंट्री इवेंट है ना। अंक 3 आना एलिमेंट्री इवेंट है, अंक 4 आना एलिमेंट्री इवेंट है, अंक 5 आना एलिमेंट्री इवेंट है। एलिमेंट्री इवेंट इट मीन साधारण घटनाएं। ठीक है, चलिए, तो साधारण घटनाएं समझ गए, ऐसी घटनाएं जिनके सैंपल स्पेस में केवल एक ही अवयव हो, साधारण घटनाएं कहलाती हैं। जैसे अंक 2 आना, 3 आना, 4 आना, या सिक्के पर हेड आना, है ना, टेल आना, ये एलिमेंट्री इवेंट है। चलिए, नेक्स्ट टाइटल है, अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप की इवेंट आती हैं। सबसे पहले 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इवेंट। अभी तक आपने जो भी सीखा वो बकवास था। अब जो मेन पॉइंट की बात आ रही है, तो सबसे पहली इवेंट आती है इक्वी प्रोबेबल। इक्वी प्रोबेबल इवेंट, या आप कह सकते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, अब ये इवेंट कैसी होती है, इक्वी प्रोबेबल या इक्वली लाइकली इवेंट। यदि किन्हीं भी दो चीजों के घटित होने की संभावनाएं बराबर हों, यदि किन्हीं भी दो चीजों के घटित होने की संभावनाएं, दो या दो से अधिक चीजों के घटित होने की संभावनाएं बराबर हों, तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो इक्वली प्रोबेबल या इक्वली लाइकली इवेंट कहलाती हैं। जैसे कि सिक्के पर हेड आना, सिक्के पर हेड आना, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल्स टू 1/2।
हम आपसे कहते हैं या सिक्के पर टेल आना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑल्सो 1/2। तो दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकताएं देखो बराबर है। तो ये जो घटनाएं हैं हेड आना या टेल आना क्या कहलाएंगी? इक्वली लाइकली इवेंट। किसी सिक्के पर हेड आना या टेल आना इक्वली लाइकली इवेंट कहलाता है ना, या इक्विप्रोबेबल इवेंट होता है। आप फिर से सुन लीजिए, ऐसी घटनाएं जिनकी घटित होने की प्रायिकताएं बराबर हो इक्वली लाइकली इवेंट कहलाती है। जैसे सिक्के पर हेड आना 1/2 और सिक्के पर टेल आना ऑल्सो 1/2, है ना। जैसे पांसे पर अब बात कर लेते हैं। ठीक, आपने किसी डाइस को थ्रो किया, है ना, डाइस को थ्रो किया, बोले अंक 1 आना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज इक्वल्स टू 1/6। या अंक 2 आना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज इक्वल्स टू आल्सो 1/6। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज इक्वल्स टू आल्सो 1/6। आपने लास्ट टाइम अभी कहा था कि किसी भी अंक के आने की प्रायिकता 1/6 होती है ना। तो आप क्या कहेंगे कि इन सब के घटित होने की प्रायिकता क्या है? बराबर है। इसलिए 1, 2 एंड 3 देयर आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये कैसी परस्पर या इक्वली लाइकली इवेंट इक्विप्रोबेबल इवेंट कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइटल है जो नेक्स्ट टाइटल है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इट मींस परस्पर अपवर्जी घटनाएं। अब इसके बारे में सुन लीजिए कि यदि कोई दो घटनाएं ऐसी हों कि एक घटना दूसरे को होने से बिल्कुल रोक देती है, तो इस प्रकार की घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाती हैं। यदि एक घटना दूसरे को होने से बिल्कुल रोक देती है तो इस प्रकार की इवेंट क्या कहलाती हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल दें आपको, पांसे पर विषम अंक आना, पांसे पर विषम अंक आना, ये सम अंक आने को बिल्कुल से रोक देता है। मतलब अगर हम आप कह रहे हैं पांसे पर विषम अंक आना, तो अब सम नहीं आ सकता है। जैसे सिक्के पर हेड आना टेल आने को बिल्कुल रोक देता है, या सिक्के पर टेल आना हेड आने को बिल्कुल रोक देता है। इसका मतलब इस प्रकार की इवेंट जो होंगी, एक घटना दूसरे को होने से बिल्कुल रोक देती है, तो इस प्रकार की घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। या दूसरे शब्दों में हम आपसे कह सकते हैं कि अगर आपने कहा कि इवेंट जो ए है वो पांसे पर विषम अंक आना है, मतलब 1, 3, 5, और जो बी है वो पांसे पर सम अंक आना है, मतलब 2, 4, 6। तो अब आप देखेंगे कि विषम अंक आना सम अंक आने को बिल्कुल से रोक देता है। अगर पांसे पर विषम अंक आएगा तो सम नहीं आ सकता है। अब दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि अगर दो घटनाएं हैं वो परस्पर अपवर्जी कहलाएंगी यदि उनमें से कुछ भी कॉमन ना हो, इंटरसेक्शन फाई हो। देखो आप देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर दो घटनाओं का इंटरसेक्शन फाई है तो वो घटनाएं परस्पर अपवर्जी कहलाएंगी। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी बताइए, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव हैं, और फाई का मतलब होता है नल सेट, मतलब कोई भी अवयव नहीं है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 0 होगा। ठीक, अब एक डाइस थ्रो किया था ना, आप नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बता सकते हैं इसमें। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 6 होंगे क्योंकि 1 डाइस था, एक डाइस में 6 टोटल सैंपल स्पेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक, तो अगर हम आपसे कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताइए, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यही तो कहेंगे। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी कितना है? 0। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 6। तो टोटल वैल्यू क्या आ गई? 0। इसका मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0। अगर घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी? 0 होगी। अभी आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, उसे कहते हैं जर्नलाइज्ड एडिशनल थ्योरम। जर्नलाइज्ड एडिशन थ्योरम वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे है ना। आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी का माइनस कैसे किया इसमें, जब हम आपको वेन डायग्राम बताएंगे उसमें आपको ये बताया जाएगा। ठीक, फिलहाल ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, जीरो। यहाँ पर क्या रख सकते हैं हम, जीरो। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जीरो होगा, है ना। और जान लीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी ये क्या होगा, 5 होगा। अभी नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी तो आपको पता ही है, 0 होगा। ठीक, तो ये घटना एक ऐसी घटना है जो एक घटना दूसरे को होने से बिल्कुल रोक देती है, क्या कहलाती है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट टाइटल है एग्जॉस्टिव इवेंट। इन्हें हिंदी में कहा जाता है संपूर्ण घटनाएं। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट, संपूर्ण घटनाएं। एग्जॉस्टिव इवेंट, संपूर्ण घटनाएं। एग्जॉस्टिव इवेंट इट मींस संपूर्ण घटनाएं। सेट ऑफ इवेंट्स हुज यूनियन गिव्स यू अ सैंपल स्पेस। कह रहा है ऐसी घटनाएं जिनका यूनियन, जिनका संघ, यूनियन को हिंदी में संघ कहते हैं, ऐसी घटनाएं जिनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर होता है, क्या कहलाती है, परस्पर संपूर्ण घटनाएं या संपूर्ण घटनाएं कहलाती है, एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाती है। जैसे कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को क्या किया हमने, टॉस किया, तो कॉइन घटना इज इवन जो है, सिक्के पर हेड आना है, सिक्के पर हेड आना है, और घटना E2 है, सिक्के पर टेल आना, सिक्के पर टेल आना। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा एक डाइस में या तो हेड या तो टेल। अगर आप इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो जरा देखो, E1 यूनियन E2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हेड कामा टेल। ये सैंपल स्पेस के बराबर है। E1 और E2 का यूनियन क्या आ गया, हेड कामा टेल, जो कि सैंपल स्पेस के बराबर है। तो कहलाएंगे कि E1 व E2 परस्पर संपूर्ण घटनाएं या एग्जॉस्टिव इवेंट है। ठीक, इस प्रकार की घटनाएं क्या कहलाती हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट है। जैसे कि अभी आपको और आगे समझाते हैं। जैसा कोई भी सेट है ना, इसमें बहुत सारी घटनाएं, कोई घटनाएं ऐसी हैं, ये ऐसी है ना, ऐसी घटनाएं हैं, इधर ऐसी, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, ये E5 है। ठीक, अगर E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन E5 सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए तो कहलाएंगी ये घटनाएं एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएंगी, है ना, मतलब संपूर्ण घटनाएं कहलाएंगी। ठीक है, चलिए संपूर्ण घटनाओं का एग्जांपल भी हमने आपको दे दिया। अच्छा, संपूर्ण घटनाओं में आपने देखा कि जो मान लीजिए दो घटनाएं अभी हमने आपको बताया E1 E2, है ना, या आप कह सकते हैं कि घटना ए जो है वो है पांचे पर विषम अंकाना 1 3 5। ठीक, घटना बी जो है वो पांचे पर सम अंकाना है 2 4 6। और अगर आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो एक डाइस को थ्रो करने में 6 आउटकम्स होंगे, 1 to 6, है ना। तो आप बोलेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, जो कि सैंपल स्पेस के बराबर है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू सैंपल स्पेस। अगर हम आपसे कहें कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बताइए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ए यूनियन बी में उतने ही अवयव होंगे जितने की सैंपल स्पेस में। देखिए ए यूनियन बी में 1 to 6 है, सैंपल स्पेस में भी इतने होते हैं, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम आप कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो आप क्या कहेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के। ऊपर बोलेंगे कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आल्सो, हियर इज ए यूनियन बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया, 1।
अब आप जानते हैं कि जनरलाइज्ड एडिशनल थ्योरम, जनरलाइज्ड एडिशनल थ्योरम, जनरलाइज्ड एडिशनल थ्योरम क्या होती है? आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होती है एडिशन थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपने कितना निकाला? 1, इसके स्थान पर आप 1 रख सकते हैं, 1, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, इसको पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या आप दूसरे शब्दों में पढ़ना चाहें तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी, या आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन। तो ये आप समझ गए बातें, इसको नोट कर लीजिएगा, पॉइंट नोटेबल है। नेक्स्ट टाइटल आता है, अगर घटनाएं एग्जॉस्टिव के साथ साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो जाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्लस एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, परस्पर अपवर्ती घटनाएं, परस्पर संपूर्ण घटनाएं। यहां आपने देखा था कि नंबर ऑफ, या आपने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5 था, आपने यहां कहा ए यूनियन बी सैंपल स्पेस के बराबर था। यहां अगर आप नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करेंगे तो बोलेंगे 0 होगा, क्योंकि ये तो नल सेट होता है, पीछे आपने पढ़ा। इसको आप क्या कहेंगे? नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यहां अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसमें आप क्या कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यहाँ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं? 0, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे? 6, चूंकि 1 डाइस, ये छोड़ो आप ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, probability of A intersection B. Here probability of A intersection B is equals to 0, and here probability of A union B, now ये किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस रखते ही वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। अगर घटनाएं परस्पर अपवर्जी एवं संपूर्ण हैं तो आप क्या कहेंगे? जनरलाइज्ड एडिशनल थ्योरम क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सारी वैल्यू उठा के रख दो, इसके स्थान पर क्या रखेंगे? 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसके स्थान पर क्या रखा जाएगा? 0 रख दीजिए। यहाँ कितना आ जाएगा? 1 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 0। इट मीन्स ये बन गया आपका फार्मूला। अगर घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं, परस्पर अपवर्जी एवं संपूर्ण है, तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर होगी? 1 के। ठीक, अगला टाइटल है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगला टाइटल क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलिए, अच्छा अगर हम आपसे क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग है ना, घटना घटने की प्रोबेबिलिटी, आप बोलेंगे m अपॉन n होगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही ले लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू m अपॉन n। जहां m होते हैं वो होते हैं फेवरेबल केस, फेवरेबल केस या अनुकूल प्रकार, हिंदी में आप क्या कहते हैं? अनुकूल प्रकार। यहां टोटल केस, हिंदी में ऐसा आप इसे कहेंगे कुल प्रकार। ठीक, कुल प्रकार कितने? n है, अनुकूल प्रकार कितने हैं? m है। तो ये कहलाती घटना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू m अपॉन m। हियर m इज फेवरेबल केस एंड n इज टोटल केस। अगर m फेवरेबल है और टोटल कितने n है, हम आपसे कहें नॉन फेवरेबल होता, आपसे भाई फेवरेबल कितने हैं? m है,
और टोटल कितने n है। हम अगर आपसे कहें कि नॉन फेवरेबल केस बताओ तो आप बोलेंगे कि n में से m को हटा दो, जो बचेंगे वो नॉन फेवरेबल होंगे, क्योंकि फेवरेबल तो n है और टोटल n है, सॉरी फेवरेबल तो m है और टोटल n है। अगर n में से हम m को हटा देंगे तो जो शेष बचेंगे वो कैसे कैसे बचेंगे, नॉन फेवरेबल, क्योंकि m हम फेवरेबल तो हम हटा रहे हैं टोटल में से, है ना। तो आप बोलेंगे नॉन फेवरेबल, नॉन फेवरेबल केस इज इक्वल्स टू n माइनस m, ये हो गया नॉन फेवरेबल केस, है ना। अगर हम आपसे कहें घटना ना घटित होने की प्रायिकता, घटना ना घटित होने की प्रायिकता, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, या इसे निगेशन ऑफ ए भी कहा जाता है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू, अच्छा घटना घटित होने की प्रायिकता क्या थी, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो ना घटित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, नॉन फेवरेबल केस, है ना, नॉन फेवरेबल केस बटे टोटल केस, ठीक है। नॉन फेवरेबल केस कितने आपके पास है, n माइनस m, टोटल केस कितने, टोटल केस n, डिवाइड लगा दो इसमें, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार चल रहा था, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू, डिवाइड करेंगे n अपॉन n, 1 आ जाएगा, इसमें भाग लगाएंगे क्या आ जाएगा, m अपॉन n, है ना। इधर गौर से देखना, m अपॉन n को आप क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो आप लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ये इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आप इसको चाहो तो उठा के इधर ला सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू 1, घटना घटने की प्रायिकता और घटना ना घटने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। घटना घटने की प्रायिकता और घटना ना घटने की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 होता है। चलिए अच्छा, अभी हमने इतना काम कर लिया, ठीक। आगे हम m के बारे में और भी कुछ सोच सकते हैं, है ना। क्या सोच सकते हैं आप, अच्छा बताइए फेवरेबल केस मिनिमम कितने हो सकते हैं, मिनिमम 0 हो सकते हैं, मिनिमम 0 हो सकते हैं, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, आप बोलेंगे फेवरेबल केस मैक्सिमम तो n हो सकते हैं, n से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। फेवरेबल केस मैक्सिमम n हो सकते हैं और मिनिमम क्या हो सकते हैं, 0, कम से कम 0 हो सकता है, ये 0 से कम तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो जाएगा फिर, है ना। फेवरेबल क्या होगा, क्या कि जो m की वैल्यू है वो या तो 0 होगी या 0 के बराबर होगी, 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। फेवरेबल केस भाई 0 हो सकते हैं, मतलब अगर आपसे कह दिया जाए 0 कब होगी, प्रोबेबिलिटी 0 कब होगी, जब इम्पॉसिबल इवेंट हो। प्रोबेबिलिटी 1 कब होगी, जब श्योर इवेंट हो। तो आप कहेंगे m की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 0 से, भाई m क्या है, फेवरेबल केस है, और ये केस कहाँ से आए हैं, टोटल केस में से। तो टोटल केस या तो m की वैल्यू 0 हो सकती है, कोई भी केस ना हो, या तो m की वैल्यू मैक्सिमम n हो सकती है, मैक्सिमम n हो सकती है, टोटल केस के बराबर हो सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। आप बोलेंगे m की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़े होगी, और या लेस देन और इक्वल टू n होगी। अगर मैं इसमें डिवाइड लगा दूं किसका, n का, जरा सोचो, n का डिवाइड लगाते ही ये क्या होगा, 0, लेस देन और इक्वल टू m ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू n बाई n, और आप समझ गए ये 1 है, नहीं बात समझ आई। और अगर समझ आ गई तो आप बोलेंगे साहब प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन और इक्वल टू, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन और इक्वल टू 1, इट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है वो या तो 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है। इनडायरेक्टली अगर मैं आपसे बात करूं तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ a बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, मतलब प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या तो 1 होगी या तो इसके बीच की होगी। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी में जो वैल्यू है कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगी और 0 से कम नहीं आएगी, 0 से बड़ी और 1 से छोटी रहेगी। बात समझ आई। चलिए अभी m के बारे में और कुछ भी सोच सकते हैं हम। चलिए बस इतना ही रहने दीजिए। आपने नॉन फेवरेबल केस के लिए भी सीख लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग का एडिशन जो होगा 1 होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट राइटर है odds in favor,
odds in favor and odds in against, हिंदी भी कह सकते हैं अनुकूल संयोगानुपात, इन्हें प्रतिकूल संयोगानुपात कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अनुकूल संयोगानुपात, और इन्हें कहा जाता है प्रतिकूल संयोगानुपात। तो अगर आपको ऑड्स इन फेवर निकालना है, ऑड्स इन फेवर, ठीक है, तो आप कहेंगे टू फेवरेबल केस अपॉन नॉन फेवरेबल केस, फेवरेबल केस अपॉन नॉन फेवरेबल केस, नॉन फेवरेबल केस। फेवरेबल केस कितना है? m। नॉन फेवरेबल केस कितना है? नॉन फेवरेबल केस है n माइनस m, अभी आपने निकाला था, ठीक है। फेवरेबल केस कितना? m, और नॉन फेवरेबल केस n माइनस m। अगर हम इसमें n का डिवाइड लगा दें, लगाओ जरा, तो आप बोलेंगे ऊपर m बाई n हो जाएगा, नीचे कितना आएगा? n बाई m, n बाई n वैल्यू 1 माइनस m बाई n। जरा गौर करो, ये वैल्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। क्या है? इसको आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन 1 माइनस, ये भी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना। तो आप बोलेंगे कि साहब ऑड्स इन फेवर चल रहा है। क्या चल रहा है? ऑड्स इन फेवर, अनुकूल संयोगानुपात। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसको क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार के बराबर है। अभी आपने थोड़ी देर पहले इसको सिद्ध किया था, ठीक है। तो ये ऑड्स इन फेवर के लिए फार्मूला हो गया, एक तो ये, दूसरा ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में। नेक्स्ट है ऑड्स इन अगेंस्ट, ऑड्स इन अगेंस्ट। ऑड्स इन अगेंस्ट, ऑड्स इन अगेंस्ट क्या होगा? नॉन फेवरेबल केस अपॉन फेवरेबल केस, नॉन फेवरेबल केस अपॉन फेवरेबल केस। नॉन फेवरेबल केस क्या है? n माइनस m। फेवरेबल कितना है? m। अभी आपने थोड़ी देर पहले लिखा था, है ना। अच्छा, अब फिर से हम वही काम करते हैं, इसमें भी क्या कर देते हैं? n से डिवाइड लगा देते हैं। n से डिवाइड लगाते ही 1 हो जाएगा माइनस m अपॉन n, नीचे कितना आ जाएगा? m अपॉन n। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। आप बोलेंगे ऊपर हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका मतलब जो ऑड्स इन फेवर है और ऑड्स इन अगेंस्ट है, वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट, या व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक। चलिए, हम लोगों ने ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट की बात कर ली। नेक्स्ट टाइटल आता है कि गेटिंग सम इन 2 डाइस। आपने 2 पासे उछाले और उसमें योग आपको बताना है ना, कि योग कैसे आएगा। तो जरा देखिए, हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, याद रखिएगा, 2 पासों के लिए है। और 2 डाइस फॉर 2 डाइस। इधर आप लिख लीजिए सम, इधर लिख लीजिए केस। अगर सम 1 है, सॉरी सम 2 है, तो केस क्या आएगा? 1। अच्छा, 2 डाइस में ये समझ लीजिए कि जो मिनिमम सम होगा, मिनिमम सम कितना होगा? 2। मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? मैक्सिमम सम 12 हो सकता है। आप कहेंगे 2 होने के लिए 1, 1 होना जरूरी है, 6, और 12 होने के लिए 6, 6। डबलेट हो जाए तो ये 2 हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। 2 पासों में मिनिमम सम 2 होगा, मैक्सिमम सम 12 होगा। अच्छा, अगर सम 2 है तो केस 1, सम 3 केस 2, ऐसे ही 4 3, 5 4, 6 5, 7 6, आगे घटाते चले जाओ, 8 5, 9 4, 10 3, 11 2, 12 1। अगर आपसे कोई कह देता कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7, टोटल केस कितने होंगे इसमें? टोटल केस होंगे 36। टोटल कितने होंगे?
36। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7, कह रहा है योग 7 आने की प्रायिकता। तो जरा देखो टोटल केस कितने हो गए 36, और योग 7 आने के लिए अनुकूल प्रकार मतलब फेवरेबल केस कितने, ये फेवरेबल केस है भाई, फेवरेबल केस। फेवरेबल केस कितना है 6, तो 6/36 इट मीन्स 1/6। बात समझ आई। चलिए अच्छा, इसको हम कैसे मतलब कितना याद कितना रखना पड़ेगा, ये सारा कुछ आपको याद रखना है। सोचिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, अगर सम देखो 2 से 7 तक है तो एक कम है, 2 से 7 तक है तो एक कम है, तो आप कहेंगे अगर सम 2 है या 7 है, 2 है या 7 है या इसके 2 है या 7 है या इसके बीच का है, तो आप कहेंगे जो प्रोबेबिलिटी होगी तो वो क्या होगी, सम -1/36। इट मीन्स अगर हम आपसे कहें कि सम 5 आने की प्रायिकता, तो आप सम कितना लिख रहे हैं 5 माइनस का 1/36, इट मीन्स 4/36, इट मीन्स 1/9, यही तो होगा 4/36, है ना। तो इस तरीके याद रख सकते हैं। अच्छा, अगर प्रोबेबिलिटी अगर जो है सम 8 या इससे ज़्यादा हो जाए, तो आप कहेंगे कि सम अगर 7 हो जाए या 7 से ज़्यादा हो जाए, है ना, 7 से ज़्यादा कहाँ तक 12 तक, सम या 7 हो ना, या 7 से नहीं, 1 मिनट, सात तो आ चुका है ना, यहाँ से 8 से ले लीजिए, कितने से 8 से। अगर सम 8 हुआ तो अब आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी होगी 13 माइनस सम डिवाइड बाई 36, 13 माइनस सम डिवाइड बाई 36। अगर हम आपसे कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 12, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 12, ठीक है, योग 12 आने की प्रायिकता, तो आप क्या बोलेंगे कि 13 माइनस 12 डिवाइड बाई 36, इट मीन्स 1/36। देखो फेवरेबल केस कितना हुआ 1 और डिवाइड बाई 36, तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक, फार्मूला नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं 3 डाइस पे। अभी हम लोगों ने 2 डाइस की बात करी, 3 डाइस पे बात कर लेते हैं। देखिए 3 डाइस, फॉर 3 डाइस। अब बताइए 3 डाइस में मिनिमम सम कितना हो सकता है, 1 1 1, मिनिमम सम हो सकता है 3, मैक्सिमम सम कितना हो सकता है 6 6 6 3 बार, इसका मतलब 18, मैक्सिमम सम कितना हो सकता है 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। मैक्सिमम सम 3 4 5 6 7 8, और पास पास लिख लेते हैं 5 6 7 8 9 10। इधर स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही सामने इसके रखेंगे 11 12 13 14 15 16 17 18। केस लिख लीजिए इसके लिए। टोटल केस कितने होंगे, टोटल केस होंगे 6 36 36 का 216, टोटल होंगे 216। ठीक, इसके लिए केस सम 3 आने के लिए 1, और सम 18 आने के लिए भी 1। फिर 1 में 2 जोड़ो 3, 3 में 3 जोड़ो 6, 6 में 4 जोड़ो 10, 10 में 5 15, 15 में 6 जोड़ो 21, 21 में 4 जोड़ो 25, 25 में 2 जोड़ो 27। ठीक, इस प्रकार से। अगर कोई आपसे कह देता है बताइए सम 3 5 से उछाले जाते हैं, योग 14 होने की प्रायिकता, तो आप क्या लिखेंगे, योग 14 होने के लिए कितने केस हैं 15, और 15/216। ठीक, एग्जाम्पल हम आपसे करा देते हैं आपको, जैसे कि
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 15, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 15, तो सम 15 आने के लिए फेवरेबल केस कितने, 10, इसका मतलब 10/216 ये प्रोबेबिलिटी होगी। अगर हम आपसे कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 2 और 15, 2 और 15, कह रहा है या तो 2 हो, योग एक पासा उछाला जाता है, ऊपर आए अंकों का योग या तो 2 हो या तो 15 हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मिनिमम योग कितना होगा, 3 हो सकता है, तो 2 तो पॉसिबल ही नहीं, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 3 लिख लो या तो, है ना, तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 3 या तो 15, कह रहा है योग या तो 3 हो या तो 15 हो, तो आप जरा टोटल केस कितने होंगे, 216 ही रहेंगे। योग 3 होने के लिए फेवरेबल केस बोलो 1 प्लस, या लगा है ना, प्लस योग 15 होने के लिए फेवरेबल केस 10, तो कितना हो जाएगा 11/216, बात समझ आ रही। अगर हम और एग्जांपल की बात करें कि योग 17 होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 17, तो आप क्या बोलेंगे, योग 17 होने के लिए क्या है, 3/216, है ना। और लंबा ले लेते हैं, जैसे अगर कोई कह देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10, 12, 18, 17, है ना, या 17, 18, ठीक। योग 10, 12, 17, 18 होने की प्रायिकता, योग या तो 10 हो या तो 12 हो या तो 17 हो या तो 18 हो, तो आप क्या बोलेंगे, योग 10 होने के लिए 27 प्लस, योग 12 होने के लिए 25 प्लस, योग 17 होने के लिए 3 प्लस, योग 18 होने के लिए 1 डिवाइड बाई 216, आंसर आ गया। कर पाएंगे, चलिए और भी प्रैक्टिस करेंगे आप इस पे तो आसानी से आ जाएगा, है ना। पहले में 1, फिर 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 6 जोड़ा 21, अब घटाते चले जाओ, 21 में 4 जोड़ा 25, 25 में 2 जोड़ा 27, बस 3 to 10 इधर लिख लो, 11 to 18 इधर लिख लो, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ऐसे ही 4 डाइस के लिए भी होता है, लेकिन उसका काम नहीं होता है ना, कभी इस तरीके का क्वेश्चन आया नहीं, फिलहाल हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी चलते हैं हम कॉइन्स पे, है ना। कॉइन्स फॉर 2 कॉइन्स, है ना, 2 कॉइन्स, ठीक है। देखिए 2 कॉइन्स के लिए 11 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा 121, ये फेवरेबल केस है, ये क्या है, फेवरेबल केस मतलब अनुकूल प्रकार, इधर हेड स्टार्ट करते हैं 0 1 2, इधर टेल से स्टार्ट कर देते हैं 0 1 2, ठीक। अगर आपसे कोई कह देता है कि बताइए एक एक 2 सिक्के उछाले जाते हैं, 2 सिक्के उछाले जाते हैं, उन पर दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन बोथ, दोनों पर हेड आए, तो जरा देखो ये तो एक भी हेड आए, ये एक हेड आए, ये दोनों हेड आए, तो दोनों पर हेड आए, कुल प्रकार कितने होंगे, 2 500 के लिए 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, इट मीन्स 4, कुल प्रकार कितने होंगे 4। अच्छा हेड कितने आने चाहिए, 2, 2 के ऊपर अनुकूल प्रकार कितने लिखे, तो हेड क्या आ जाएगा 1/4, दोनों हेड आने की प्रायिकता 1/4। अगर आपसे कोई कह देता कि बताइए 2 सिक्के उछाले गए, है ना, हेड या टेल आने की प्रायिकता, ए हेड या टेल आने की प्रायिकता, चलो छोड़ो इसको नहीं, थोड़ा इसी से रिलेवेंस आपको बताते हैं। एक भी हेड ना आए, एक भी हेड ना आए, है ना, आप कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, कोई भी हेड ना हो, कोई भी हेड ना हो मतलब H बार, है ना, हेड ना हो, तो आप क्या कहेंगे, हेड एक भी ना हो, टोटल केस तो आपके पास 4 ही रहने, हेड एक भी ना हो, अनुकूल प्रकार कितने 1, इट मीन्स 1/4, ठीक। अच्छा अगली बात अगर कह दी जाए कि कम से कम एक हेड हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, है ना, करें कम से कम एक हेड प्राप्त हो, तो कम से कम एक, इसका मतलब एक से ज्यादा हेड आ सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, है ना,
या प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड या प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिक्के तो दो हैं, तो या तो एक हेड हो सकता है या तो दो हेड हो सकते हैं। क्वेश्चन ने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो, तो कम से कम एक हेड, या तो एक हेड होगा या तो दो हेड हो सकते हैं। तो एक हेड होने के लिए एक हेड ये, इसके ऊपर अनुकूल प्रकार 2 बटे टोटल नंबर ऑफ केस 4 प्लस दोनों हेड हो तो दोनों हेड के लिए अनुकूल प्रकार कितने हैं, एक और कुल प्रकार 4। आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 3/4। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 3/4, है ना। या अब यहीं पर कर देता कि एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, अधिकतम एक हेड हो सकता है, अधिकतम एक हेड हो सकता है, एक से ज्यादा हेड नहीं हो सकते, एक से कम हो सकते हैं। तो आप बोलेंगे अधिकतम एक हेड हो सकता है। टोटल तो आप कितने आएंगे, 4, टोटल कितने आएंगे 4। अधिकतम एक हो सकता है, एक होने के लिए अनुकूल प्रकार 2, या एक भी हेड ना हो, तो एक भी हेड ना हो मतलब 0, तो अनुकूल प्रकार कितने, 1। आंसर कितना आएगा, 3/4। बात समझ आई। ऐसे और भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन आसानी से। चलिए करिएगा प्रैक्टिस, बाकी हम प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट क्लास चलेगी, उसके बाद रिवीजन या प्रैक्टिस क्लास चलेगी जिसमें ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों रहेंगे, ठीक है। चलिए फॉर 3 डाइस, सॉरी 3 कॉइन, अगर 3 कॉइन्स की बात करें तो अभी पहले आपने क्या देखा था, पहले था 1 2 1। अब 3 कॉइन्स के लिए बनाना है, एक ऐसे ही लिख लो, एक में 2 जोड़ो 3 आया, 2 में 1 जोड़ो 3 आया, लास्ट वाला एक ऐसे ही लिख लो, है ना। इधर से हेड 0 1 2 3, इधर से टेल 0 1 2 3, ठीक है। अब आपसे कोई कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, तो 3 हेड ये आ रहा है ना, इसके ऊपर कितना है, 1 है। आप बोलेंगे अनुकूल प्रकार हो गया 1, और टोटल 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, टोटल केस कितने होंगे, टोटल केस होंगे 2 की पावर 3, इट मीन्स 8, इट मीन्स आंसर आएगा 1/8, है ना। क्वेश्चन कर देता है कि कम से कम 2 हेड आए, कम से कम 2 हेड आए, है ना। एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 से अधिक हो सकते हैं, तो कम से कम 2 हेड आए, तो प्रोबेबिलिटी टोटल तो डिवाइड बाई 8 होगा। कम से कम 2 मतलब 2 हो सकते हैं या तो 3 हो सकते हैं, है ना। मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, तो 2 होने के लिए 3 प्लस 3 होने के लिए 1, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी 1/2, 4/8 होगा ना, 4 दूनी 8, 1/2 आएगा। कम से कम 2 हेड प्राप्त करने की प्रक्रिया कितनी आ गई, 1/2। ऐसे ही और भी आप कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे निकालना हम आपको बताते हैं फॉर 4 कॉइन्स, है ना। चलिए 4 कॉइन्स के लिए क्या होगा, देखिए जरा, है ना? अब इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1 को, ठीक, 1 में 3 जोड़िए 4, 3 में 3 जोड़िए 6, 3 में 1 जोड़िए 4, लास्ट वाला ऐसे। इधर 0 हेड से स्टार्ट करते हैं, हेड 0 1 2 3 4, इधर टेल स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4। अब आपसे कह देता है कि 4 सिक्कों को उछाला जाता है, ठीक, बताइए 3 सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता, 3 सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता, इसका मतलब 3 टेल आने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स, ठीक, तो 3 टेल कहाँ है, यहाँ है। इसके ऊपर अनुकूल प्रकार कितने, 4, आप बोलेंगे 4 कुल प्रकार कितने, 8, तो 1/2। या आपसे कह देता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, है ना, कह रहा 2 टेल आने की प्रायिकता, तो 2 टेल आने के लिए क्या है, अनुकूल प्रकार 6 है, तो आप बोलेंगे 6/8 हो जाएगा, इसका मतलब 2/4 ना, 3/4, 2 से काटेंगे तो 3/4 कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर आपसे कोई कह देता 4 सिक्के के लिए हो गया, 5 सिक्के के लिए ऐसे निकाल सकते हैं आप, देखिए 5 सिक्के के लिए आप क्या लिखेंगे, बोलेंगे 1 को तो ऐसे ही रख दो, फिर 1 में 4 जोड़ा 5, 4 में 6 जोड़ा 10, 6 में 4 जोड़ा 10, 4 में 1 जोड़ा 5, और एक ऐसे ही रहना, है ना। इधर हेड 0 1 2 3 4 5, इधर टेल से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5। अगर आपसे कोई कह देता बताइए कि एट लीस्ट
एटलीस्ट वन टेल, वन रखो, टू रखो, टू टेल। फिर आप प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कम से कम दो टेल होंगे, मतलब दो टेल से ज्यादा हो सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू टेल्स, टोटल कितने होंगे। अब देखो सिक्के कितने हो गए, यहाँ 4 थे या 5 कॉइन्स हो गए, है ना। सिक्के कितने हो गए 5, तो 2 की पावर 5 कितना हुआ 32। अब कह रहा है एटलीस्ट टू टेल्स होंगे, दो हो सकते हैं, कम से कम दो, मतलब दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो कम से कम दो होने के लिए 10, या 3 हो सकते हैं, 3 के लिए भी 10, या 4 हो सकते हैं, 4 के लिए 5, या पांचों टेल हो सकते हैं प्लस 1। तो 10 10 20 20 5 25 1 26, कितना आ जाएगा 26/32। आप काटेंगे तो 13/16 आ जाएगा, है ना। 13 दूनी 26, 16 दूनी 32। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू टेल्स इज इक्वल टू 13/16। ठीक है, चलिए जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वेन डायग्राम। क्या है नेक्स्ट टाइटल है वेन डायग्राम। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वेन डायग्राम आपको कल के वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए वॉच एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, बाय बाय।